हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है पंचायती राज व्यवस्था के जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। वीडियो को पूरा देखिए। अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन भी रखे हैं, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों का आंसर क्या होगा। इससे हम यह समझेंगे कि आपको समझ में आ रही है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था के स्तर की जो स्थायी समितियां हैं उनका उल्लेख कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था के धारा 46 में जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसका उल्लेख है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो पंचायत के कार्यकाल तक, अर्थात 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। जो समितियों की बैठक होती है वह कब होती है, तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होना जरूरी होता है। देखेंगे कि समिति का निर्णय किस हिसाब से लिया जाता है, तो समिति का निर्णय लिया जाता है बैठक में सदस्यों के बहुमत से। तो ये हुआ इनके प्रावधान, कार्यकाल, बैठक और समिति के निर्णय के बारे में। अब देखते हैं कि जो स्थायी समितियां गठित होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं। तो देखेंगे कि स्थायी समितियां जो गठित होती है, सबसे पहले ग्राम पंचायत का देखते हैं। तो ग्राम पंचायत में समितियों की संख्या हो सकती है 3 से 5 तक, इससे अधिक भी हो सकती है। इसके लिए आपको कलेक्टर से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो कौन कौन सी स्थायी समितियां गठित होती है। पहला, सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। तीसरा है निर्माण एवं विकास समिति। चौथा देखेंगे कृषि राजस्व एवं वन समिति। और 5वां है ग्राम गौठान समिति, जो कि यह नवीनतम समिति है। इसी क्रम में देखेंगे जनपद पंचायत या जिला पंचायत स्तर पे 5 से 7 समितियां होती है। इससे अधिक समितियां गठित करने के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा समिति, तीसरा देखेंगे स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, चौथा है कृषि समिति, 5वां है वन समिति, 6वां है सहकारिता समिति और 7वां है संचार एवं संकर्म समिति। तो यह हुआ जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसके बारे में। अब देखते हैं, नोट देख लीजिए कि समितियों की संख्या बढ़ाना जिला कलेक्टर की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है। जो समितियां गठित होती हैं उनकी संख्या अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पे हो, जनपद पंचायत स्तर पे हो या जिला पंचायत स्तर पे हो, तो इसके लिए आपको जिला कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं स्थायी समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ग्राम पंचायत के जो भी स्थायी समितियां होंगी उनमें एक समिति में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इसी क्रम में देखेंगे जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसमें एक समिति में अधिकतम 5 से 10 तक ही हो सकते हैं। तो ये हुए स्थायी समितियों में सदस्यों की संख्या के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं। ये देख लीजिए कि एक नोट है कि प्रत्येक स्तर का जो प्रमुख होता है अपने स्तर के सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होते हैं, जबकि जो उप प्रमुख होते हैं वह शिक्षा समिति के पदेन सभापति होते हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य प्रशासन समिति
और शिक्षा समिति, इन दोनों के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति के सभापति ग्राम पंचायत स्तर में देखेंगे तो सरपंच होते हैं, जबकि जनपद पंचायत स्तर पे देखेंगे तो जनपद पंचायत अध्यक्ष होते हैं सामान्य प्रशासन समिति के सभापति, जबकि जिला पंचायत स्तर में देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं सामान्य प्रशासन समिति के सभापति। इसके बाद है शिक्षा समिति। तो आइए देखते हैं इनके सभापति कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर के जो उप सरपंच होते हैं वे शिक्षा समिति के सभापति होते हैं, जबकि जनपद पंचायत स्तर के जो उपाध्यक्ष होते हैं वह शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। इनके अलावा जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होते हैं वह जिला स्तर के शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। तो देखिए विशेष क्या है कि समिति में किसी सदस्य का पद यदि रिक्त हो जाता है तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। अगर आप ग्राम पंचायत के कार्यकाल और नगरीय निकाय के कार्यकाल का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो शेष कार्यकाल होता है वह जो शेष समय बचा होता है किसी भी पंचायत की कार्यावधि का वही होता है शेष कार्यकाल। अब देखते हैं कि समितियों के सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर में देखेंगे ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित जो पंच होते हैं वे ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। दूसरा देखेंगे ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वे भी स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। इनके अलावा ग्राम पंचायत के बारे में जो अच्छे से जानते हो, जिनका समाज से ही लेना देना हो, उसी ग्राम पंचायत स्तर के हों, उन्हें 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। इसी क्रम में देखेंगे जनपद पंचायत के समितियों के सदस्य कौन होते हैं। तो पहला देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं अर्थात जो बीडीसी होते हैं वे जनपद पंचायत स्तर के स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। इनके अलावा देखेंगे उस क्षेत्र का विधायक, जो जनपद पंचायत आता है उस क्षेत्र का विधायक भी स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। इनके अलावा 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है जनपद पंचायत स्तर के, जो जनपद पंचायत का अच्छे से ज्ञान हो, जिनका उन्हें एक्सपीरियंस हो। इसी क्रम में देखेंगे जिला पंचायत स्तर के समितियों के सदस्य के बारे में। तो ये तो कंफर्म है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं डीडीसी वे जिला पंचायत स्तर के स्थायी समितियों के सदस्य होंगे। इसी क्रम में देखेंगे कि 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है जो जिला पंचायत स्तर का अच्छा ज्ञान रखता हो, उनके बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। इसी क्रम में देखेंगे उस क्षेत्र का विधायक अर्थात जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विधायक आते हैं वे जिला पंचायत क्षेत्र के स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। जैसे बिलासपुर में देखेंगे बिलासपुर के जो विधायक हैं वे जिला पंचायत स्तर के स्थायी समितियों के सदस्य होंगे, क्योंकि ये जिला पंचायत स्तर के विधायक हैं। इसी क्रम में देखेंगे उस क्षेत्र का लोकसभा सांसद, उस क्षेत्र का राज्यसभा सांसद और अंतिम में है जनपद पंचायत अध्यक्ष। जो जिला पंचायत आते हैं उनके अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत आते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वे सभी जिला पंचायत स्तर के स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। नोट देख लीजिए कि जनपद पंचायत क्षेत्र के विधायक एवं जिला पंचायत क्षेत्र के विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 2 समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं। अर्थात जितने भी जो स्थायी समितियां हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद पंचायत स्तर पे या जिला पंचायत स्तर पे, तो जो जनपद पंचायत के विधायक हों या जिला पंचायत के विधायक हों, लोकसभा सदस्य हों या राज्यसभा सदस्य हों, अधिकतम केवल 2 स्थायी समितियों के ही सदस्य हो सकते हैं।
तो ये हुआ समितियों के सदस्य के बारे में। अब इसके आगे देखे हैं कि ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं उसका डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखते हैं सामान्य प्रशासन समिति के बारे में। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो जो सरपंच हैं वे पदेन रूप से स्थायी समिति जो सामान्य प्रशासन समिति है उनके सभापति होते हैं। इनके सदस्य कौन होते हैं? तो अन्य समितियों के सभापति एवं इस समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें देखेंगे निर्माण एवं विकास समिति, ग्राम गौठान समिति, इन सभी के जो सभापति होंगे वे सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। तो ये हुआ अन्य समितियों के जो सभापति हैं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। इनका कार्य क्या है? तो सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति हैं सरपंच, उनका उनका कार्य है ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो निर्माण का अनुमोदन करना है, बजट तैयार करना है, जो अन्य वित्तीय विषय हैं जिनमें कैसे खर्च करना है, कहाँ कितना करना है, क्या मुख्य जरूरी है, इन सभी का क्रियान्वयन करना सामान्य प्रशासन समिति का कार्य होता है। इसी क्रम में देखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, इनके सभापति होते हैं उप सरपंच, जिनमें देखेंगे सदस्य होते हैं एक महिला जो उस ग्राम पंचायत स्तर में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हों। इसके अलावा एक एसटी या एससी सदस्य होना अनिवार्य है। तो इनके कार्य क्या होगा? विद्यालयों का निरीक्षण करना कि जो शिक्षक हैं विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा रहे हैं या नहीं, सही समय में विद्यालय पहुंच रहे हैं या नहीं, जो शिक्षा नीति है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती विभिन्न कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इनका निरीक्षण किया जाता है शिक्षा समितियों के सभापति एवं उनके सदस्यों के द्वारा। इनके अलावा देखेंगे आंगनबाड़ी, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सही पोषण मिल पा रहा है या नहीं, उनकी निरंतर रूप से कोई कुपोषित तो नहीं हो रहा है, इन सभी का निरीक्षण किया जाता है शिक्षा समिति के सभापति एवं सदस्यों के द्वारा। इनके अलावा देखेंगे स्वास्थ्य योजनाओं का निरीक्षण और पिछड़े लोगों को समाज में लाना। तो स्वास्थ्य जो विभाग के कर्मचारी हैं अपना सही समय में आ रहे हैं या नहीं, काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इन सभी का निरीक्षण किया जाता है शिक्षा समिति के सभापति एवं उनके सदस्य के द्वारा। अगला है निर्माण एवं विकास समिति। तो इसमें देखेंगे कि जो निर्वाचित पंच होते हैं वे अपने में से ही किन्हीं एक को सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं, किसमें? तो निर्माण एवं विकास समिति में। इनके सदस्य कौन होते हैं? पंच इसके सदस्य होते हैं जो सभापति नहीं होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य देखेंगे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो योजना है, प्रबंधन है, इनका क्रियान्वयन करना। इसके अलावा उद्यान और पार्क स्थापित करना। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, इनके खेलने के लिए उद्यान है या पार्क हैं या नहीं, इसका जो क्रियान्वयन है, इनका कार्य होता है निर्माण एवं विकास समिति के सभापति एवं सदस्य का, इनका क्रियान्वयन करना होता है। अगला है नवीनतम समिति, ग्राम गौठान समिति। तो आइए देखते हैं ग्राम गौठान समिति के बारे में। तो देखेंगे कि यह तो नवीनतम समिति है, इसमें भी वही लागू है कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच हैं, जो अन्य स्थायी समितियों के सदस्य या सभापति नहीं हैं, तो उन्हें सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं, किसमें? ग्राम गौठान समिति में। और जो शेष पंच बचते हैं वे इनके स्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल जितना होता है वही कार्यकाल ग्राम गौठान समिति के जो सभापति हैं एवं सदस्य हैं उनका होता है। तो आइए देखते हैं इनके कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में।
तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण एवं संचालन किया जाना। तो इनका कार्य है कि गौठान बनाना, गौठान में पशुओं को संरक्षण देना, उनकी देखरेख करना, इनके अलावा नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी का क्रियान्वयन करना। अगर आपने गोधन न्याय योजना का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अगला देखते हैं कृषि राजस्व एवं वन समिति के बारे में। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच में से अपने में से ही किसी एक को सभापति चुनते हैं। तो इनके सदस्य कौन होते हैं? पंच ही इसके सदस्य होते हैं, जो सभापति नहीं होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है उद्यानिकी, मत्स्य पालन, कृषि भूमि विकास का संरक्षण और लघु वनोपज का विकास एवं विपणन। तो इनका कार्य है कि तालाब है वहाँ मछली पालन करना, उनका देख रेख करना कि कोई मछली मार तो नहीं रहा है। इसके अलावा उद्यान लगाना, जो खाली पड़ी भूमि है उसमें सामाजिक वानिकी, फलदार वृक्ष, औषधि वृक्ष लगाना और लघु वनोपज का विकास एवं विपणन का कार्य होता है कृषि राजस्व एवं वन समिति का। नोट देखिए कि क्या है। पहला है सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदी समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समितियों के सभापति या सदस्य नहीं होगा। जो सरपंच हैं एवं उप सरपंच हैं केवल सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे सरपंच, और शिक्षा समिति के सभापति होंगे उप सरपंच। वे किसी दूसरे समिति के सभापति नहीं होंगे। ये हुआ पहला नोट। दूसरा देखेंगे कि कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। याद रखेंगे, हमने पहले ही भी देखे हैं कि जो विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये भी केवल 2 समितियों के सदस्य होते हैं। इसी क्रम में जो पंच हैं वे भी केवल 2 समितियों के सदस्य होते हैं। तो आपने देखे होंगे कि अधिकतम एक ग्राम पंचायत में 20 सदस्य हो सकते हैं। तो यही 20 सदस्य जो 5 समितियां गठित हुई हैं उनके सदस्य एवं सभापति होते हैं। तो यह हुआ दूसरा नोट। अब इसके आगे देखते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियां के बारे में। तो पहला है सामान्य प्रशासन समिति, जिसमें हम देखे हैं कि उस स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं या प्रमुख होते हैं वे सभापति होते हैं। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष होंगे। इनके सदस्य की बात करेंगे तो इनके सदस्य होते हैं अन्य समिति के सभापति, पदेन रूप से इनके सदस्य होते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां समझ गए होंगे तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियां और जिला पंचायत स्तर की स्थायी समितियों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इनका कार्य क्या है? तो जनपद पंचायत क्षेत्र के विकास, कार्य योजना, बजट का अनुमोदन और आपदाओं से राहत। किसी कारणवश आपदा आता है, सूखा, बाढ़, तो इन सभी के लिए राहत देते हैं सामान्य प्रशासन समिति के सभापति एवं सदस्यों के द्वारा। इनके अलावा देखेंगे कि जनपद पंचायत स्तर में क्या जरूरी है, कहाँ कितना खर्च करना है, कौन सी योजना का क्रियान्वयन करना है, इन सभी का कार्य योजना तैयार किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है और विकास में अपना योगदान देते हैं। दूसरा है शिक्षा समिति। तो जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं वे इनके सभापति होते हैं। इनके सदस्य कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वे सभी जनपद पंचायत स्तर के जो शिक्षा समिति हैं उनके सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य का क्रियान्वयन करना। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है? जो 30 से 35 वर्ष से अधिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए साक्षरता प्रोवाइड की जाती है। साक्षरता से आशय क्या है? कि वे किसी एक विषय को पढ़ना या लिखना जानता हो। यह है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। निःशुल्क शिक्षा
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना इनका दायित्व होता है, और स्वास्थ्य एवं कल्याण, तो इसमें देखेंगे कि स्वास्थ्य की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, शिक्षा समिति एवं स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति दोनों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगला देखते हैं स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति के बारे में। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं, अर्थात जो बीडीसी हैं वे ही अपने में से किसी एक को स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति के सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। इनके सदस्य कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के सदस्य अर्थात बीडीसी। इनका काम क्या है? महिला एवं बाल विकास कल्याण जो भी योजना आती है उनका क्रियान्वयन करना। अगला देखते हैं कृषि समिति, वन समिति और सहकारिता और उद्योग समिति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि समिति के बारे में। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को सदस्य का सभापति चुनते हैं। सदस्य कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के जो सदस्य बचते हैं वे कृषि समिति के जो सभापति के साथ ये भी सदस्य होते हैं। इनका कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वृक्षारोपण करना। जहाँ खाली पड़े जमीन होती है, भूमि होती है, वहाँ वृक्षारोपण किया जाता है, जिसमें वनौषधि, फलदार वृक्ष, इनका वृक्षारोपण किया जाता है। कृषि की योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाया जाता है। इसी में देखेंगे पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाता है और मत्स्य पालन खाली पड़े तालाबों में किया जाता है। अगला है वन समिति। तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं और जनपद पंचायत के सदस्य इनके सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या है? सामाजिक वानिकी, लघु अनुपज का विकास व वानिकी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। वही है कि जहाँ खाली स्थान पड़े हुए हैं, भूमि पड़ी हुई है, वहाँ फलदार वनौषधि वृक्ष लगाना, यह है सामाजिक वानिकी। अगला है सहकारिता और उद्योग समिति। तो इसमें देखेंगे कि सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं और जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं बीडीसी, इनके सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या है? कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना। यह है सहकारिता और उद्योग समिति। अंतिम में देखते हैं संचार एवं संकर्म समिति के बारे में। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में चुनते हैं। सदस्य कौन होते हैं? तो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वे संचार एवं संकर्म समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या है? संचार, लघु सिंचाई, जल निकासी की व्यवस्था करना। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जनपद पंचायत स्तर क्षेत्र में हो, संचार एवं संकर्म समिति का दायित्व होता है कि वे जल निकासी का व्यवस्था करें और संचार का प्रोत्साहित करें। इसमें भी देख लीजिए 2 नोट है। कोई भी जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है। ग्राम पंचायत स्तर में देखे हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो सदस्य हैं वे अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है? जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदी समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समितियों का सदस्य नहीं होगा। अर्थात जो जनपद पंचायत के इस अध्यक्ष हैं वह केवल सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे एवं जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं वे केवल शिक्षा समिति के ही सभापति होंगे। यह हुआ दोनों नोट के बारे में। आगे देखते हैं जिला पंचायत की स्थायी समितियां के बारे में। तो पहला है सामान्य प्रशासन समिति। इसके सभापति कौन होते हैं? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष। सदस्य कौन होते हैं कि अन्य समिति के जो सभापति हैं वे पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो जिला पंचायत क्षेत्र के विकास, कार्य योजना, बजट का अनुमोदन और आपदाओं से राहत।
तो जिला पंचायत स्तर के कहाँ क्या कमी है, इन कार्य का योजना तैयार करते हैं, बजट तैयार करते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र में उस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। इसके अलावा आपदाओं से राहत, कहीं सूखा, बाढ़ग्रस्त, इस तरह की जो भी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है उन सभी में राहत सामान्य प्रशासन समिति की स्थायी समितियां के द्वारा की जाती है। दूसरा है शिक्षा समिति, जिनके सभापति होते हैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। सदस्य देखेंगे तो जिला पंचायत के सदस्य इनके सदस्य होते हैं शिक्षा समिति के। तो इनका कार्य क्या है, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना। प्रौढ़ शिक्षा वही है कि जो 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच के उम्र के व्यक्ति हैं उन सभी को किसी एक भाषा का लिखित और बोलना दोनों आ जाता हो, वे साक्षरता के अंतर्गत आते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालयों में जो योजना आती है उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, तो शिक्षा समिति के जो सभापति हैं एवं सदस्य हैं इनका दायित्व होता है कि उनका समय पर निरीक्षण करते रहे। अगला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि स्वास्थ्य में किसी का खिलवाड़ ना हो, कोई बीमार से ग्रसित ना हो। अगला है स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति। इसमें देखेंगे कि सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुनते हैं, जिनमें देखेंगे जितने भी डीडीसी होते हैं वे अपने में से किसी एक को सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। जो शेष डीडीसी बचते हैं, जिला पंचायत सदस्य बचते हैं, वे स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो महिला एवं बाल कल्याण जो भी योजना आती है उनका सही क्रियान्वयन करना और निरीक्षण करना। अगला देखते हैं कृषि समिति, वन समिति और सहकारिता और उद्योग समिति के बारे में। तो कृषि समिति में क्या है कि सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वे सभी कृषि समिति के सदस्य होते हैं। इसके अलावा देखेंगे कृषि पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण करना, ये किनका दायित्व होता है, तो कृषि समिति के सभापति एवं उनके सदस्यों का। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और वृक्षारोपण, इसके बारे में पिछले टॉपिक पे देख लिए। वन समिति में देखेंगे तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। जिनके सदस्य कौन होते हैं, तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वे वन समिति के स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज का विकास व वानिकी कार्यक्रम का सही तरीके से निरीक्षण एवं क्रियान्वयन करना। अगला है सहकारिता और उद्योग समिति। तो इसमें वही है, डीडीसी अपने में से किसी एक को सभापति के रूप में चुनते हैं। जो सदस्य होते हैं वे सहकारिता और उद्योग समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य वही है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना। अगला है संचार एवं संकर्म समिति। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को सभापति के रूप में चुनते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वे संचार एवं संकर्म समिति के सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, संचार, लघु सिंचाई, जल निकासी की व्यवस्था करना। देखेंगे कि जो जनपद पंचायत स्तर के जितने भी हैं समिति गठित हुए हैं, इनके कार्य एवं समितियां हैं, वे सभी जिला पंचायत स्तर के भी वही समितियां हैं, वही कार्य हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन करना इनका दायित्व होता है। नोट क्या है, पहला देख लीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदी समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समितियों का सदस्य नहीं होगा। अर्थात सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति हैं अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष, जो शिक्षा समिति के सभापति हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष, वे केवल उसी का सभापति हो सकते हैं, किसी अन्य समिति के सभापति नहीं हो सकते। अगला क्या है कि कोई भी जिला पंचायत सदस्य अर्थात डीडीसी अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ग्राम पंचायत का पूरा वीडियो देखे होंगे और नगरीय निकाय का पूरा वीडियो देखे होंगे, तो आपको समझ में आ रही होगी योजनाएं
के सदस्य जो भी हैं। अगला देखते हैं कि स्थायी समितियों के सभापति का त्यागपत्र कौन किसे देता है। तो पहला देखेंगे कि सामान्य प्रशासन के सभापति अर्थात सरपंच, शिक्षा समिति के सभापति अर्थात उप सरपंच अपना त्यागपत्र नहीं दे सकते, क्योंकि इनका दायित्व ही होता है। इसी क्रम में देखेंगे सामान्य प्रशासन समिति के सभापति अर्थात अध्यक्ष और शिक्षा समिति के सभापति अर्थात उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र नहीं दे सकते। इसी क्रम में देखेंगे जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष और शिक्षा समिति के सभापति उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र नहीं दे सकते। शेष में याद रखेंगे कि जो अन्य समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं, इनके जो सभापति हैं या सदस्य हैं अपना त्यागपत्र सरपंच को सौंपेंगे। जनपद पंचायत स्तर में देखेंगे अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे, जबकि जिला पंचायत स्तर में देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो ये हुआ स्थायी समितियों के जो सभापति हैं उनका त्यागपत्र और सदस्यों का त्यागपत्र। तो इस तरह से था पंचायत स्तर में गठित स्थायी समितियां के बारे में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो जनपद पंचायत के स्थायी समितियां हैं, तो इसके विषय में सही क्या है। तो विकल्प है सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, लोक कल्याण समिति, वित्त समिति और अंतिम में है सहकारिता और उद्योग समिति। आपको बतानी है कि जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं उनमें जो दिए हुए विकल्प में कौन कौन से समितियां गठित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए ए, बी, सी, इनमें से जो हैं। बी है ए, सी, डी, एफ, सी है ए, बी, डी, ई और डी है ए, बी, सी, एफ। तो आपको बतानी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और पढ़ देता हूं कि जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं के विषय में सही क्या है। तो पहला देखेंगे सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा समिति, तीसरा है कृषि समिति, चौथा है लोक कल्याण समिति, पांचवा वित्त समिति और छठवा है सहकारिता और उद्योग समिति। आपको बतानी है कि जनपद पंचायत स्तर में कौन कौन से स्थायी समितियां गठित होती हैं। तो आपके पास विकल्प ये रहा ए, बी, सी, डी। आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है जिला पंचायत के विषय में सही क्या है। पहला सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। दूसरा विकल्प है सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। तीसरा है शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। चौथा है शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पांचवा है सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है। छठवा है शिक्षा समिति में एक एसटी या एससी वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। आपके पास विकल्प है ए 1, 4, 5, बी है 1, 3, 6, सी है 2, 4, 6, डी है 2, 3, 5। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए और आप हमें इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इस तरह से था आज की कक्षा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली कक्षा में हम नगरीय निकाय के जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।